चलो चलो, हेलो, सुन रहे हो बच्चों? सर सुन यस सुन रहे हैं। आज हम डाइपोल के बारे में पढ़ने वाले हैं बच्चों। तो डाइपोल के बारे में हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। क्या क्या पढ़ा था? पहले ये पढ़ा था कि जैसे किसी डाइपोल को यूनिफॉर्म फील्ड में रखते हो तो उस पे जो फोर्स होता है वो तो जीरो होता है, बट जब वो डाइपोल को प्लेस किया जाता है तो उस पे जो टॉर्क होता है वो होता है पीई साइन थीटा। ये हमने पढ़ा था बच्चों, ये एक डेरिवेशन किया था। आज हम लोग डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी से एसोसिएटेड टॉपिक पढ़ेंगे और इसके अलावा और भी टॉपिक पढ़ेंगे। तो पहला टॉपिक हमारा क्या है? देखो बच्चों, पहला टॉपिक है, जैसे मान लो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे पास, और इसमें हमारे पास डाइपोल है, डाइपोल रखा हुआ है। और ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है। ये किसी एंगल पे इंक्लाइंड है। अच्छा अच्छा, अगर आप जैसे ये जो एंगल है थीटा इनिशियल एंगल पे रखा हुआ है, अगर आप उसको टर्न कराते हो, ऐसे टर्न करा देते हो, अब मतलब यहाँ टर्न कराया, क्या इस प्रोसेस में आपको कोई वर्क करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? मतलब अगर आपको यहाँ से यहाँ थोड़ा टर्न कराना है, रोटेट कराना है, थोड़ा सा एंगल टर्न कराना है, थीटा इनिशियल से थीटा फाइनल तक, थीटा इनिशियल से थीटा फाइनल तक, क्या आपको कोई वर्क करना पड़ेगा? करना पड़ेगा तो क्यों करना पड़ेगा? सर करना पड़ेगा बताओ बच्चे, क्यों, वाई? सर क्योंकि चार्जेस का जो प्लेस है वो चेंज हो रहा है तो उसमें हाँ देखो बच्चे, एक्चुअली क्या होता है कि यहाँ पर जैसे हमने डाइपोल रखा है तो फील्ड उसको ना रोटेट कराती है। किसी एक डाइपोल में, जैसे हमने कोई डाइपोल प्लेस किया, है तो यहाँ पर फील्ड उसे रोटेट कराती है। कैसे रोटेट कराती है? अगर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड इसे ऐसे टर्न कराने की कोशिश करती है, ऐसे टर्न करने की कोशिश करती है। समझे बच्चे? समझ में आ रहा है बच्चों? यस सर आ रहा है सर। यस सर। अगर हम फील्ड अगर टॉर्क लगाती है, फील्ड का टॉर्क क्या होता है? पी साइन थीटा। अगर हमें उसका उल्टा टर्न कराना है, जिस डायरेक्शन में फील्ड टर्न कराना चाहती है उसके अपोजिट हमें रोटेट कराना है, टर्न कराना है इधर, लगेगा तो हमें मेहनत करनी पड़ेगी, वर्क करना पड़ेगा। तो आमतौर पे जब हम कहते हैं वर्कडन क्या होता है, तो वर्कडन पढ़ते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ऐसे पढ़ते थे। बट यहाँ वर्कडन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, यहाँ वर्कडन टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये क्यों, यहाँ पे टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्यों आया, तो वो भी इंटीग्रेशन क्यों आया? तो ये होता है यहाँ पे वर्कडन में फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट की जगह टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्यों आया? सर टॉर्क इसलिए आया क्योंकि वो रोटेट करेंगे। सर रोटेशन के रिस्पेक्ट में है ना। शाबाश बच्चे। एक्चुअली क्या होता है कि दो टाइप के मोशन होते हैं, एक होता है लीनियर मोशन, एक होता है रोटेशनल मोशन। लीनियर मोशन में जो काम फोर्स करता है, रोटेशन में वो काम टॉर्क करता है। किसी बॉडी को फोर्स चलाता है और टॉर्क घुमाता है। लीनियर मोशन में बॉडी डिस्प्लेसमेंट लेती है, रोटेशनल मोशन में बॉडी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लेती है। तो अगर जैसे ये हमारा फॉर्मूला होता है F.S लीनियर मोशन में, तो यहाँ टाउ डॉट थीटा होता है रोटेशनल मोशन में। बट अब क्वेश्चन ये आया कि चलो ठीक है, टाउ डॉट थीटा तो ये हो गया, बट इंटीग्रेशन साइन क्यों? वाई इंटीग्रेशन? क्योंकि इंटीग्रेशन करने की नीड क्या है? क्या बिना इंटीग्रेशन के काम नहीं चल सकता है? नहीं सर, नहीं बताओ बच्चे, क्यों? सर थीटा वेरी कर रहा है हर छोटे एंगल छोटे पे पॉइंट वेरी पे। कर रहे हैं ना। देखो बच्चे, एक्चुअली इसका कारण बताते हैं कि जैसे टॉर्क है, यहाँ पर टॉर्क अगर देखो तो क्या है? पीई साइन थीटा। तो जैसे टॉर्क है, जो टॉर्क लग रहा है उस पर, टॉर्क पी साइन थीटा टॉर्क उसको वापस लाने की कोशिश कर रहा है। ये उतना ही टॉर्क है, उससे थोड़ा ज्यादा टॉर्क हमें लगाना पड़ेगा उसको घुमाने के लिए। अगर कोई बॉडी वापस आ रही होती है टॉर्क से, तो हमें उससे ज्यादा टॉर्क लगाना पड़ेगा घुमाने के लिए, या उसके बराबर ही मान सकते हो, ये थोड़ा सा ज्यादा लगाना पड़ेगा। तो क्या ये टॉर्क कांस्टेंट है या वेरिएबल है? कांस्टेंट है या वेरिएबल है? सर वेरिएबल। कैसे बच्चे, हम कैसे वेरिएबल है सर। हमें कैसे पता चले वेरिएबल है? सर थीटा चेंज हो रहा है। हाँ सर थीटा बढ़ता जा रहा है तो टॉर्क की वैल्यू भी बढ़ थीटा चेंज होता रहेगा।
एक्चुअली क्या है, अगर आप देखो तो यहाँ पर थीटा के पे डिपेंडेंसी इसकी शो हो रही है, थीटा डिपेंडेंसी है, यस सर। थीटा पे डिपेंडेंट है तो थीटा के साथ डिपेंडेंसी शो हो रही है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि ये वेरिएबल है, तो हम यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं ऊपर, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, पी ई साइन थीटा डी थीटा। टॉर्क की ये वैल्यू उठा के ऊपर हम लोग फॉर्मूले में पुट करते हैं। बट यहाँ हमें लिमिट्स भी पुट करनी है। लिमिट्स कौन सी, हम बॉडी को कहाँ से कहाँ तक रोटेट करा रहे हैं। पहले जो एंगल था वो थीटा इनिशियल था, अब जो एंगल था थीटा फाइनल था। पीई को बाहर ले लो, साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बच्चे, साइन थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस cos कॉस, थीटा माइनस cos थीटा। माइनस cos थीटा। और एंगल थीटा इनिशियल से लेके थीटा फाइन तक हो जाएगा, ये आ जाएगा। अब हम वैल्यू पुट करते हैं, तो माइनस साइन पहले ही बाहर ले लो, माइनस साइन पहले ही मैंने बाहर ले लिया, माइनस साइन को मैंने पहले ही बाहर ले लिया। ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा फाइनल माइनस कॉस थीटा इनिशियल। पहले हम अपर लिमिट पुट करते हैं, फिर हम लोअर लिमिट पुट करते हैं इंटीग्रेशन। फिर माइनस साइन को अगर अंदर मल्टीप्लाई करना है तो ये हो जाएगा पीई कॉस थीटा इनिशियल माइनस कॉस थीटा फाइनल। तो अगर आपको एक डाइपोल को कुछ एंगल रोटेट कराना है तो इतना आपको वर्कडन करना पड़ता है, इतना आपको वर्कडन करना पड़ेगा उस प्रोसेस। समझो बच्चों। तो जैसे एक क्वेश्चन है मैं देता हूँ, उसे ट्राई करो। बताना अच्छी, दो इन दोनों में कितना वर्कडन लगेगा बताना। ये एक कॉन्फ़िगरेशन है, ये दूसरी कॉन्फ़िगरेशन है, और ये तीसरी कॉन्फ़िगरेशन है। इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है। हाँ चलिए दिखा रहे हैं। तो अगर मान लो क्वेश्चन ये है, अगर पी डाइपोल मोमेंट है, किसके पीछे आवाज आ रही है, माइक बंद कर लो जिसके पीछे आवाज आ रही है। अगर पी डाइपोल मोमेंट है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, जिया ये माइक बंद कर लो अच्छी। हाँ ठीक है, तो पीई हो गया। तो अब मान लो हमें फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन से सेकंड कॉन्फ़िगरेशन में मूव कराना है, कितना वर्कडन लगेगा। सेकंड कॉन्फ़िगरेशन से थर्ड कॉन्फ़िगरेशन में, नहीं फर्स्ट से सेकंड में लाना है, कितना वर्कडन लगेगा। और दूसरा हमें पता करना है फर्स्ट से थर्ड में कितना वर्कडन लगेगा। सर आज आपने न्यूज़ देखी? हाँ अच्छा, सुशांत सिंह राजपूत की न्यूज आई, वही और कोई यस सर वही। पता नहीं बच्चे, मुझे तो कुछ कंट्रोवर्शियल लगता है, मुझे लग रहा है कि शायद मर्डर है। सर मुझको भी लग रहा है मर्डर है। अभी उस टाइम उसकी कुछ दिन पहले उसकी असिस्टेंट मर गई थी। 4-5 महीने पहले, 4-5 दिन पहले सुसाइड उसने भी किया चार पांच था। दिन पहले उसने सुसाइड किया। उसने भी हैंगिंग करी थी, तो अब मतलब यहाँ वो बिल्डिंग से हुई थी। नहीं वो तो कूद के मरी हाँ थी, बिल्डिंग से कूदी थी। हाँ 14th फ्लोर से कूदी थी। हाँ हाँ। अब उसका तो शायद और सर हम्म, सर लगता भी नहीं है कि हैंगिंग करा होगा उनने, सुशांत ने। अरे सर उम्मीद, मैं तो शॉक हो गया था न्यूज़ सुन के। मैं भी वही हैरान तो। हो गया ऐसा कैसे सर होगा। वैसे इतना बड़ा बता रहे थे इतने वो बड़े 6 स्ट्रगलर, महीने से डिप्रेशन में था। इतने बड़े स्ट्रगलर थे वो। क्यों पता डिप्रेशन। नहीं सर। सर टीवी से मूवी में आया था और आईआईटी क्रैक में छोड़ दिया था बीच में। मेरे कॉलेज से पढ़ा हुआ था, छोड़ा था उसने मेरे कॉलेज से, मेरे कॉलेज में था हाँ कुछ यस। टाइम, डीसी डीटीयू आया था, मेरे कॉलेज आया था एक बार पहले, जब बहुत टाइम पहले की बात है, जब इनिशियली सीरियल में आया करता था। सर आपने ग्रेजुएट करता मतलब अपना वो कॉलेज कब खत्म होता आपको, किस साल में? मैं 14 का पास आउट हूँ और पढ़ा 2010 से रहा हूँ। अच्छा सर। मैं कॉलेज के फर्स्ट ईयर से ही पढ़ा रहा हूँ ना,
मेरे 10 साल हो जाएंगे पढ़ाते पढ़ाते। बढ़िया है सर फिर तो। ओके, बढ़िया ही है। पार्टी सर पार्टी। किसी की पार्टी? अरे सब 10 सही हो जाए, साल सब सही हो जाए, बहुत बड़ी पार्टी दूंगा बच्चे, सब सही हो जाए। 10 years of teaching। फिर इस बार तो वैसे भंडारे बांट दूंगा अच्छे, सब सही हो जाए। ठीक तो अच्छे, अभी तो बहुत बुरी हालत है यार। सर ज्यादा बहुत बहुत ज्यादा बुरी हालत हो रही है अब तो। और सर अभी तो ये कंट्रोल भी नहीं हो रहा और बढ़ता जा रहा है। नहीं ऐसा नहीं है यार, हमारी देखो। गली में से निकल गया एक। अब आपका गली कहाँ है? सर ये गली नंबर 3 वीचेस के पास, ओ तेरी। वहीं पर ही निकल सर गया। सर सेम फैमिली को ले मेरी गया गली पूरी। में भी निकला है। आपकी गली कहाँ है? एक का निकला भाई, बहुत ज्यादा निकले ना। सर मेरे मेरे दोस्त तो के घर के बगल पापा में ही को हुआ निकली था, है। मेरे दोस्त के पापा को तो उसकी मम्मी को भी हो गया। अब बाकी को टेस्ट चल रहा है कि वो को नहीं हुआ। क्या 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 कह रहे हैं बच्चे, उन लोगों को बताना, क्या ठीक ठीक हो जाएगा क्या है? सर उनको तो पता नहीं कहीं कहीं ले गए हैं, पॉजिटिव निकल गए दोनों के, और उसके पापा के दोनों के। पता नहीं यार, ये बस 2-4 महीने का टाइम बहुत ज्यादा हार्ड है काटना, और स्ट्रेस भी है। कोई नहीं, अच्छा करो यार, हो जाएगा, कट जाएगा। ऐसा टाइम में नशेड़ी लोग सही है, जो उनके तो 4-5 महीने कब बीत जाते पता भी नहीं चलता। भांग वांग पी पा के 4-5 महीने बिता देते हैं वो लोग। तो सस्ते इतनी नशे, सही मौज हो रही है। सस्ते नशे करने वालों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा होगा, ओके। दिन दुनिया उनकी वैसे मस्त चल रही है उल्टा। चलो अच्छा, जल्दी करो यार, आंसर बताओ, आंसर बताओ। बोलो भाई बोलो। सर फर्स्ट का 0 है और सेकंड का पीई। यार फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट है क्या, ये देखो, पहली कॉन्फ़िगरेशन से दूसरी कॉन्फ़िगरेशन टर्न कराने में कितना वर्क डन लगेगा? फर्स्ट, जैसे यस फर्स्ट सर। फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन से इससे ये टर्न कराने में कितना वर्क डन लगेगा? चिमनदीप नहीं आया क्या अभी? देखें कहाँ है चिमनदीप, आ ही नहीं आया चिमनदीप। नहीं, चलो अच्छा करो जल्दी से। हो गया भाई सबका, दोनों का सबका आंसर आ गया? सर एक मिनट। ये पी और ई क्या लिखा है? पी डाइपोल मोमेंट है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड है। सर हो गया। चलो अच्छा देखते हैं। पहले में एंगल कितना है बताओ, पहले में थीटा जैसे लेते हैं तो थीटा क्या है? माइनस टी। 0 डिग्री है। सर क्योंकि 0 0। डाइपोल मोमेंट राइट साइड है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी राइट साइड ही है। यस सर। दूसरे में एंगल कितना है बताओ? 180। 180 डिग्री। 180। 90 डिग्री है। तीसरे में एंगल कितना है? 90। 90। 90 डिग्री। तो लगा दो, अच्छे फॉर्मूला लगा दो। पीई कॉस थीटा इनिशियल माइनस कॉस थीटा फाइनल। सर बोलो बच्चे बोलो। सर हाँ हाँ बोलो बच्चे बोलो। सर अगर ये थर्ड वाली जो कॉन्फ़िगरेशन है, अगर इसमें माइनस की ऊपर होता प्लस की नीचे होता तो तो भी सेम थीटा रहता। 270 लेते। तो 270 लो, 90 लो, कॉस में दोनों वैल्यू सेम ही बैठती है अच्छे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और वैसे 90 लेते हैं, 270 नहीं लेते। कितना है पहले का? 2p। 1 क्या हो जाएगा ये? 2p आ जाएगा, ठीक है। 2pe। 2p आ जाएगा पहले का आंसर। किसी ने जीरो तो नहीं लिया है? कई बच्चे जीरो ले आए होंगे। 1 - 1 0 कर दिया। कॉस यही आया सर।
ठीक है। और पहली से तीसरी कॉन्फ़िगरेशन मतलब कितने से कितना एंगल, पहले में कितना एंगल है 0 डिग्री, और तीसरे में 0 कितना to है 90. 90 डिग्री, 90 डिग्री। 90। ये एंगल पता है आपको किसके बीच में लेते हैं, डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होती है भाई, नेगेटिव से पॉजिटिव, माइनस Negative से से positive. पॉजिटिव। तो दूसरे का भी ऐसे निकाल लेंगे बच्चों, वर्क डन पीई cos थीटा इनिशियल माइनस cos थीटा फाइनल। पीई इनिशियल एंगल कितना हुआ cos 0, और फाइनल एंगल कितना हुआ cos 90। पीई cos 0 क्या हुआ 1 माइनस 0, पीई आ गया। समझ गए बच्चों? यस सर, समझ गए। यस सर। डाइपोल को रोटेट कराने में वर्कडन का ये फॉर्मूला होता है। अब बच्चों कई बार बात की जाती है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल का, क्योंकि डाइपोल जब होता है डाइपोल जब प्लेस्ड होता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी की भी बात की जाती है। ड्यू टू फील्ड, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल ड्यू टू एक्सटर्नल फील्ड। इसके लिए हमें एक चीज मान लेनी पड़ती है कि जब डाइपोल परपेंडिकुलर रखा है, मतलब ऐसे रखा हुआ है, ये 90 डिग्री पे रखा हुआ है फील्ड के साथ, ये अगर आप एंगल देखो तो 90 डिग्री का एंगल बन गया, तो इस केस में पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है, ये मानना पड़ता है। कई बच्चे पूछते हैं, कहते हैं सर कैसे माने, हम क्यों माने पोटेंशियल एनर्जी 0 है डाइपोल की। इसका कारण मैं बताता हूँ। देखो बच्चे, एक्चुअली क्या है कि जैसे हमारे पास ये फील्ड है, ठीक है, इसमें आप एक चार्ज लेके आए पॉजिटिव, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी हुई QV, क्योंकि इस मान लो ये पूरी लाइन पे ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इस पूरे सरफेस पे पोटेंशियल है V, ये पूरे सरफेस में V पोटेंशियल है। फिर आप दूसरा चार्ज लेके आए नेगेटिव Q, माइनस Q, उसकी पोटेंशियल एनर्जी हुई माइनस QV, क्योंकि चार्ज नेगेटिव है तो पोटेंशियल नेगेटिव है, तो नेट पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई 0 हो गई। ये पोटेंशियल एनर्जी इनकी आपस की नहीं ले रहे, इसमें सिर्फ फील्ड की वजह से ले रहे हैं, फील्ड की वजह से पॉजिटिव चार्ज की, फील्ड की वजह से नेगेटिव चार्ज की, तो इसमें इस तरीके से मिला के दोनों की पोटेंशियल मिला के क्या हो गई 0, क्योंकि ये दोनों ही ऐसे रखे हुए हैं कि एक ही पोटेंशियल सरफेस पे है, तो पोटेंशियल दोनों पॉइंट पे क्या होगा यहाँ पर सेम ही होगा, तो इसलिए पोटेंशियल एनर्जी को हम 0 कंसिडर कर लेते हैं, कह सकते हैं, अगर डाइपोल ऐसी कॉन्फ़िगरेशन में रखा हुआ है तो ऐसे में क्या होता है बच्चों, जैसे मान लो अगर हम लोग एक फॉर्मूला यूज करें कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारी, और डाइपोल को हम रोटेट करा रहे हैं किसी भी एक कॉन्फ़िगरेशन से, जैसे थीटा एंगल से 90 एंगल पे। आवाज आ रही है बच्चों? यस थीटा सर। यस सर, थीटा आ एंगल रही है से सर। थीटा एंगल से 90 डिग्री के एंगल पे, पहले मतलब थीटा था, अब एंगल कितना हो गया 90 डिग्री हो गया। इनिशियल जो एंगल है वो थीटा है मान लो, और फाइनल जो एंगल है वो 90 डिग्री है, तो आपको कितना वर्क डन करना पड़ेगा? वर्क डन क्या होता है, पीई cos थीटा इनिशियल माइनस cos थीटा फाइनल। वर्क डन पीई cos थीटा इनिशियल क्या होगा, cos थीटा इनिशियल थीटा हो गया, और थीटा फाइनल क्या हो गया cos 90 हो गया। cos 90 0 हो जाएगा, cos 90 क्या हो जाएगा बोलो बच्चे, cos 90 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा पीई cos थीटा। कितना वर्क डन करना पड़ेगा अगर थीटा एंगल से 90 डिग्री पे रोटेट कराना है आपको? अच्छा, वर्क डन का एक और फॉर्मूला होता है बच्चों, वर्क डन का एक और फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो फाइनली वो 90 डिग्री के एंगल पे, हाँ बोलो बच्चे बोलो, फाइनली वो 90 डिग्री के एंगल पे है, तो फाइनली अगर वो 90 डिग्री के एंगल पे है तो 90 डिग्री के एंगल पे पोटेंशियल एनर्जी हम क्या मानते हैं 0 मानते हैं, जब 90 डिग्री पे रखा होता है, और ये इनिशियल हो गया।
अगर वर्क डन दोनों से इक्वेट करा दिया जाए, दोनों साइड से इक्वेट करा दिया जाए, तो माइनस यू आई क्या हो जाएगा, पी कॉस थीटा हो जाएगा, और यू आई क्या हो जाएगा, माइनस पी कॉस थीटा हो जाएगा। इसका मतलब ये क्या है, एक फॉर्मूला है जो बता रहा है कि जब एंगल थीटा होता है तो पोटेंशियल एनर्जी होती है माइनस पी कॉस थीटा। जब जब एंगल थीटा होता है तो पोटेंशियल एनर्जी होती है माइनस पी कॉस थीटा। अब टॉर्क और इसमें क्या फर्क होता है, टॉर्क में जब एंगल थीटा होता है तो टॉर्क होता है पी साइन थीटा, उसमें साइन थीटा आता है, इसमें कॉस थीटा आता है। ये समझे या नहीं समझे, बोलो बच्चे। अगर इसको डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हो, माइनस पी डॉट ई, क्योंकि बात बराबर है। डॉट प्रोडक्ट को जब खोलते हैं तो थीटा ही आ जाता है, ऑल दो यूज करने में हमें डॉट प्रोडक्ट यूज करने की जरूरत नहीं है, हम पी कॉस थीटा यूज कर सकते हैं। बोलो बच्चे, कोई बोल रहा था, हाँ ओम बताओ भाई, क्या बोल रहे थे बच्चे, बोलो ओम। हेलो, नहीं बोलना बच्चे कुछ भी, आगे बढ़े। सो गया सर। हो गया, चलो अच्छा आगे बढ़ते हैं। तो मतलब पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, पीई कॉस थीटा। अब मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि पोटेंशियल एनर्जी तो आ गई हमारे पास, मिनिमम और मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी निकालो, मैक्सिमम और मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। फाइंड पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम एंड पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम। अगर फॉर्मूला माइनस पी कॉस थीटा है तो बताओ भाई। सर यू मैक्सिमम निकालने के लिए cos 180 लेना होगा और यू मिनिमम के लिए cos 0। चलो अच्छे पुट करके देख लेते हैं। तो जैसे मान लो कि कॉस थीटा की वैल्यू जब हम देखें तो कहाँ से कहाँ तक लाई कर सकती है, -1 to 1। -1 होती है 180 डिग्री पे, एंड 1 होती है 0 डिग्री पे। तो एक बार 180 पुट कर देते हैं, एक बार 0 पुट कर देते हैं। तो अगर जब एंगल 0 डिग्री है तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी माइनस पी ई कॉस 0, cos 0 1 हो जाएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी माइनस पी ई। तो ये हो गया। और एक बार थीटा अगर 180 डिग्री पुट कर दें तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी माइनस पी ई कॉस 180 डिग्री, कॉस 180 डिग्री हो जाएगा -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी प्लस पी। तो कॉस थीटा में वैल्यू -1 से लेके 1 तक वेरी करती है। सर ये पी पोटेंशियल है। पी बच्चे पोटेंशियल नहीं है, पी डाइपोल मूवमेंट है ना यार, हम पढ़ते हुए नहीं आ रहे बच्चे, पी कब से पढ़ते हुए आ रहे हैं, देखो स्टार्टिंग से ही, देखो टॉर्क, टॉर्क से पढ़ते आ रहे हैं। टॉर्क में हम जब निकाला था पी साइन थीटा, पी फॉर डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, चार्ज इनटू सेपरेशन बिटवीन चार्ज, Q into 2a। 2 × 2L। भूल गए, याद है बच्चे, सर याद है। पी इज डाइपोल मूवमेंट, पी इज डाइपोल मूवमेंट। थोड़ा पढ़ लिया करो बच्चे, दोबारा से एक बार रिवाइज वाइज कर लिया करो, भूल जाएंगे। वैसे भी आजकल के टाइम में तो वैसे ही आप लोग घर पे रहते हो, तो इतना कोई पढ़ाई वढ़ाई का स्कोप नहीं है आप लोगों की, ठीक है बच्चों। और ऐसे न्यूज़ व्यूज़ ज़्यादा मत देखा करो, ज़्यादा ही परेशान हो जाओगे यार, टाइम अपने आप सब सही कर देगा। न्यूज़ देखने मैं तो देखता नहीं न्यूज़। मैंने बच्चे न्यूज़ देखना बिल्कुल बंद कर दिया है यार, पर मतलब बंदा ऐसा माथा खराब हो जाता है ना कि परेशान हो जाता है बंदा। बस ये है कि अब इतना भगवान पे भरोसा है, सब 5-7 महीने में सब धीरे धीरे ठीक हो ही जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है जो चीज़ जिंदगी में कभी आई और गई ना हो, तो ऐसा तो कुछ है ही नहीं बच्चे जो ठीक ना हो, सब सही हो जाना है यार।
बस ये है सर कि वैसे बहुत मनहूस साल है सर ये। यार वो तो बिल्कुल मैं भी यही कह रहा हूँ, सब यही कह रहे हैं, पता नहीं क्या क्या सोच के ये टाइम आया है यार। हालत पतली हुई है। या पहले जो लाइफ लोगों को लगती थी ना कि बुरी लाइफ है मेरी, अब लग रहा है पुरानी वाली लाइफ अच्छी थी। कम से कम थोड़ा बहुत तो लाइफ जी लेते थे। पुरानी वाली लाइफ ही डिमांड करें बच्चे भगवान से तो, यार पुरानी वाली लाइफ ही वापस मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं है। जितनी दिक्कतें थी उतनी भी कम ही थी इस हिसाब से तो, जिस हिसाब से तो अभी चीजें घट रही हैं। ये अच्छे इसकी फिगर भी ड्रॉ कर लेते हैं। ये पहले की फिगर है, ये दूसरी की फिगर है। पहले और दूसरी की फिगर में सिर्फ इतना सा अंतर है कि ये पलट दिया है, मतलब रोटेट, इसमें थीटा 180 डिग्री है। डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ऐसे है, दोनों में एंगल 180 है, इसमें एंगल 0 डिग्री है दोनों। तो अब देखो अच्छा, ये जो कन्फिग्रेशन है ये स्टेबल इक्विलिब्रियम जिसमें पोटेंशियल एनर्जी माइनस पी है, इस कन्फिग्रेशन को हम लोग स्टेबल इक्विलिब्रियम कन्फिग्रेशन कहते हैं। स्टेबल इक्विलिब्रियम कन्फिग्रेशन में पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होती है, और इसमें पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, और ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कन्फिग्रेशन है, यस सर। और ये कन्फिग्रेशन अनस्टेबल है। तो ध्यान रखना, जब डाइपोल प्लेस्ड होता है तो दो दो मेन कन्फिग्रेशंस होती हैं जिसमें डाइपोल प्लेस होता है। एक होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम, एक होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम में पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है, और कोई भी चीज तभी स्टेबल होती है, केमिस्ट्री में भी आपने पढ़ा होगा, जब उसकी एनर्जी मिनिमम होती है। जब मिनिमम एनर्जी स्टेट में हर चीज स्टेबल होती है, जब एनर्जी ज्यादा होती है तो चीज स्टेबल नहीं होती है। समझे बच्चों इस चीज के बारे में? तो ये एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो डाइपोल के बारे में हमने काफी कुछ पढ़ लिया बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। हाँ, ये देखो, ये हो गया स्टेबल अनस्टेबल हो गया, दे रखा है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर है। इसमें थोड़ा थोड़ा सा चीजें पढ़ते हैं, ज्यादा नहीं है। चलो अच्छा आगे बढ़े। तो डाइपोल का टॉपिक खत्म हो गया है, और ये सर फॉर्मूले कितने चैप्टर बचा है? चैप्टर बच्चे अब बस एक टॉपिक बचा हुआ है कैपेसिटर नाम का, वो खत्म हो जाएगा तो चैप्टर खत्म हो जाएगा। कैपेसिटर काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ कंडक्टर। खैर इसके बाद तो थोड़ी देर में आपको क्वेश्चन टेस्ट देख करने हैं, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर, ये हमें पढ़ना है। तो इसमें बच्चों फर्स्ट क्या है, फर्स्ट एक रूल होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर। एक ध्यान रखना, एक होता है कंडक्टर, एक होता है इंसुलेटर। हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? कंडक्टर के बारे में पढ़ रहे हैं। किसके बारे में पढ़ रहे हैं भाई, बोलो? कंडक्टर्स। तो पहला रूल ये होता है कि जैसे कोई कंडक्टर है, एक जैसे मेटलिक स्फीयर है, मैंने आपको बताया था कि कोई मेटलिक स्फीयर को आप चार्ज देते हो, तो चार्ज एक दूसरे को रिपेल करके सारा चार्ज कहाँ पर आ जाएगा? सरफेस। सरफेस पे आ जाएगा, अंदर कोई एक्सेस चार्ज नहीं रहेगा। ऐसे सारा चार्ज रिपेल करके सरफेस पे आ जाएगा। क्यों? कोई बचाता है? सारा चार्ज रिपेल करके सरफेस पे क्यों आ जाएगा? सरफेस पे मैक्सिमम डिस्टेंस है। मैक्सिमम डिस्टेंस बनाने के लिए। तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर में फर्स्ट रूल यही पढ़ते हैं। देखो, इनसाइड अ कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज जीरो, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड तो जीरो होती है, साथ में चार्ज भी अंदर कोई रिसाइड करता है, सारा चार्ज रिपेल करके बाहर आ जाता है। तो इवन जब हम लोग फील्ड की बात करते हैं तो फील्ड, इसमें हम फील्ड का डिस्कशन भी करते हैं। जैसे मान लो ये एक हमारा कंडक्टर है, ये हमारे कंडक्टर है, और इसके सारा चार्ज इसके सरफेस पे आ गया है। अब कंडक्टर के अंदर कोई भी एक पॉइंट ले लो, इसके ऊपर चार्ज है, तो ये एक पॉइंट पी कंसिडर किया आपने। तो पॉइंट पी पे अगर हमें कोई इलेक्ट्रिक फील्ड पूछे तो जीरो आएगी। क्यों? क्योंकि इस साइड से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगी, इस पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगी, इस पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगी, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगी। सारी सारी साइड से चार्ज ही चार्ज है, तो सभी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो जाएगी कैंसिल हो जाएगी, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। तो कंडक्टर के इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो जीरो होगी। अगर कंडक्टर खुद चार्ज है तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। इवन ये तो एक पॉइंट हुआ। मान लो कंडक्टर चार्ज नहीं है
और कंडक्टर किसी फील्ड में प्लेस्ड है, जैसे कंडक्टर है, मान लो कंडक्टिंग बॉडी है, इसकी चार्ज नहीं है, पहले में चार्ज था खुद ही, बट इसमें चार्ज नहीं है, ये किसी फील्ड में प्लेस्ड है, एक्सटर्नल फील्ड में प्लेस्ड है, तो भी अंदर फील्ड नहीं होगी, तो भी अंदर फील्ड जो होगी जीरो होगी। कैसे? देखो, मान लो कंडक्टिंग बॉडी है, ये कंडक्टर है और ये किसी एक्सटर्नल फील्ड में प्लेस्ड है। इसका मतलब बताओगे कंडक्टर एक्सटर्नल फील्ड में प्लेस्ड है, इसका क्या मतलब है? बोलो भाई, कोई बच्चा मतलब बताएगा इसका? क्या सर? कंडक्टर एक्सटर्नल फील्ड में प्लेस्ड है, इसका क्या मतलब है? तो किसी और बॉडी से बाहर, किसी और किसी ऑब्जेक्ट की और फील्ड, ऑब्जेक्ट की किसी फील्ड और चार्ज की वजह से फील्ड आ रही है। इसके आसपास कोई चार्ज रखा हुआ है, तो यस होता क्या सर। है कि कंडक्टर के अंदर ना नेगेटिव चार्ज भागकर इस साइड आ जाते हैं और पॉजिटिव इधर आ जाता है। नेगेटिव चार्ज भाग के उस साइड क्यों आ जाते हैं, कोई बच्चा बताएगा? लेफ्ट सर साइड पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव क्योंकि की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना। क्योंकि नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है यस और सर। पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगता है। मैंने आपको बताया था, इसको आप ऐसे भी मान सकते हो, मान लो यहाँ एक पॉजिटिव शीट रखी हुई है, यस सर। यस सर। तो जितना भी नेगेटिव चार्ज होगा वो भागकर उधर लेफ्ट साइड आ जाएगा। तो इससे क्या होता है कि कंडक्टर के अंदर भी एक फील्ड डेवलप हो जाती है। अंदर फील्ड मतलब देखो, एक साइड पॉजिटिव चार्ज हो गया, एक साइड नेगेटिव हो गया, तो अंदर की फील्ड भी पॉजिटिव से नेगेटिव है। बाहर बाहर भी एक फील्ड है और अंदर भी फील्ड है, अंदर और बाहर की फील्ड दोनों अपोजिट और इक्वल है, तो इससे अंदर और बाहर की फील्ड कैंसिल हो जाती है और नेट फील्ड क्या हो जाती है, हमारी जीरो हो जाती है। समझो अच्छी ये बात? अगर कंडक्टर को हम किसी एक्सटर्नल फील्ड में प्लेस करें, देखो अच्छी फिगर ड्रॉ की हुई है हमने, ये देखो, ये आउटसाइड फील्ड है हमारी, ये आउटसाइड फील्ड है और अंदर इसकी वजह से एक अंदर इनसाइड फील्ड भी डेवलप हो गई। चार्ज का मूवमेंट हुआ आउटसाइड फील्ड की वजह से, इसकी वजह से एक इनसाइड फील्ड हुई, दोनों फील्ड एक दूसरे के बराबर है और नेट फील्ड क्या हो गई, जीरो हो गई। तो कंडक्टर के अंदर नेट फील्ड क्या होती है, जीरो होती है, चाहे कुछ भी सिचुएशन हो, आइदर कंडक्टर के ऊपर चार्ज हो और कंडक्टर फील्ड में प्लेस्ड हो, दोनों ही केस में कंडक्टर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, जीरो होती है, जब तक कंडक्टर के अंदर चार्ज ना प्लेस्ड हो। समझे बच्चे कि नहीं समझे? यस सर। इवन क्या है कि कंडक्टर के अंदर भी चार्ज प्लेस हो, मेटेलिक पार्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। देखो अच्छे, हम आपको सर एक और लेकिन कंडक्टर के अंदर चार्ज तो हो ही नहीं सकता। बताते हैं, अच्छे बताते हैं। जैसे एक केस हम आपके सामने और प्रेजेंट करते हैं। चार्ज तो सरफेस पे ही रहता है उसके बस। हाँ अच्छे, एक केस और प्रेजेंट करते हैं। ये देखो, ये एक हमारे केस है, ठीक है। तो जैसे हमने एक क्वेश्चन किया था, एक टेस्ट में क्वेश्चन आपको दिया था कि एक शेल है, दिख रहा है चाहिए शेल है, इसके अंदर एक चार्ज रख दिया प्लस क्यू। अब समझ में आ रही? तो फील्ड कैसे होगी इसकी बतानी है, फील्ड कैसे होगी इसके। आउटवर्ड आउटवर्ड। देखो अच्छे, जैसे मान लो प्लस क्यू चार्ज है, सर लेकिन इसकी वजह से अंदर तो होगी नहीं, तो ये जो बताते हैं अच्छे, बताते हैं एक मिनट, इनर स्फीयर से बाहर की साइड होगी। एक मिनट अच्छे बताते हैं, रुको रुको रुको। जैसे ये मान लो, ये हमारा स्फीयर है, ये इनर सरफेस और आउटर सरफेस का कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। तो इसकी फील्ड कैसे होगी, यहाँ तो खाली रीजन है, यहाँ तो फील्ड होगी, यहाँ फील्ड होगी, यहाँ फील्ड होगी, सर अंदर अंदर क्यों ना होती है सर? यहाँ फील्ड होगी। ये अच्छे अंदर खाली है, कंडक्टर नहीं है, ये एम्प्टी रीजन है, ये एम्प्टी। तो सर एम्प्टी रीजन में चार्ज होता ही नहीं है। ये कौन ड्रॉ कर रहा है यार? हाँ ठीक है अच्छे। मान लो कि हमने सेंटर पे चार्ज लाके रख दिया, मान लो हमने सेंटर पे चार्ज लाके रख दिया और मेन ये कंडक्टर, सिर्फ ये हिस्सा कंडक्टिंग है, अंदर तो खाली है ना, ये कंडक्टर तो यही है, ये है बच्चे, ये देख रहे हो, तो ये हिस्सा कंडक्टर है, बाकी तो खाली है। तो फ्री स्पेस में तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो ही सकती है ना, अंदर खाली है, एम्प्टी स्पेस है, तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। बट अगर हम आपसे कहें कि ये बताओ, बोलो भाई, पी पॉइंट पे फील्ड क्या होगी, कितनी होगी, कैसे बताओ? कोई बच्चा बताएगा? आवाज आ रही है बच्चों मेरी?
नहीं आ रही? आ रही है सर, आपकी आवाज आ रही है। ठीक है, पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ही होगी। क्यों जीरो हो जाएगी, उसका कारण क्या है? सबसे पहली चीज देखो अच्छा, एक्चुअली क्या होता है, जैसे सेम सिचुएशन यहाँ पे भी होगी जो मैंने आपको कंडक्टिंग वाला बताया कि ये हमारे पास ये सिचुएशन है और अंदर चार्ज रखा है प्लस यहाँ नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाता है, आपको बताया था मैंने, इंडक्शन हो जाता है। थोड़ा बड़ा बना देते हैं, छोटे में ढंग से समझ नहीं आएगा। ये ये पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, ये इनर सरफेस है, इनर सरफेस, और ये आउटर सरफेस ड्रॉ कर देते हैं। ये आउटर सरफेस, किसका आउटर सरफेस? ये आउटर सरफेस, ये समझ में आ रहा है? इंडक्शन समझ में आ रहा है आपको? ये इंडक्शन हो जाता है, बताया था मैंने आपको टेस्ट के बाद। ये समझ में आ रहा है भाई, बोलो। आ रहा है सर, आपने बताया था। ठीक है, यस सर। तो अंदर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगी। कैसे? देखो, इंडक्शन की वजह से पॉजिटिव से नेगेटिव एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगी, ऐसे, यूं। तो ऐसा कैसे हुआ? ऐसे बच्चे इंडक्शन हुआ ना, देखो आप इंडक्शन, पहले आपको समझ में आया इंडक्शन नेगेटिव चार्ज अंदर क्यों एक्यूमुलेट हुआ, ये समझ में आया आपको? अगर आपने सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज रखा है तो नेगेटिव चार्ज अंदर जमा हो जाएगा, ये आपको बताया था। ये पता है या नहीं पता, ये पहले बताओ। ओके सर, हाँ बताएं बताएं। पता है यस सर। सर, पता है। तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही थी, ऐसे जा रही थी बाहर की तरफ, और जब ये यहाँ से गुजरेगी तो ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड, एक तो कंडक्टर के अंदर वाली और एक बाहर वाली कैंसिल हो जाएंगी, तो अंदर नेट फील्ड क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। इस पूरे रीजन में इंडक्शन की वजह से जो फील्ड डेवलप हुई है और वो मिला के नेट फील्ड क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो इस पूरे रीजन में कोई भी पॉइंट आप कंसिडर करोगे, जैसे आपने कोई पॉइंट माना, पी पॉइंट मान लिया, पी पॉइंट माना, तो उसमें नेट फील्ड क्या हो जाएगी, जीरो होगी, क्योंकि एक फील्ड एक्सटर्नल अंदर वाले चार्ज की वजह से जो होगी ये होगी, और एक इंडक्शन की वजह से हो गई होगी। तो ध्यान रखना, जो कंडक्टर के अंदर फील्ड जीरो ही होती है, कैसे भी करके कहीं ना कहीं से इंडक्शन की वजह से जीरो ही हो जाती है टोटल मिला के। तो ये हमारा पॉइंट है। तो ठीक है, अच्छे। तो अब बोलो बच्चे, बोलो। इसके आउटर सरफेस पे कितनी होगी? आउटर सरफेस पे होगी, अगर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करेंगे ना तो आउटर सरफेस से फिर से बाहर निकलेगी। जैसे अगर हमारे को ऐसा कोई केस दिखाया जाता है तो फिर प्लस क्यू के हिसाब से निकलेगी बाहर। हाँ, प्लस क्यू की, जैसे मान लो ये है, तो इसके अंदर फील्ड नहीं होगी ना सर? अंदर नहीं होगी। अब देखो, जैसे इसकी फील्ड लाइंस ड्रॉ करने को दिया जाए हमें, कई बार मान लो हमें कहा जाए कि ऐसी कॉन्फ़िगरेशन की फील्ड लाइंस ड्रॉ करो, तो यहाँ से यहाँ तक फील्ड होगी, फिर बीच में नहीं होगी क्योंकि बीच में कंडक्टर आ गया, फिर कंडक्टर जब खत्म हो जाएगा तो फिर से होगी, जैसे आगे फिर से कंटिन्यू हो जाएगी फील्ड, ऐसे ऐसे। सर बीच में कभी नेगेटिव चार्ज नहीं हो सकता? हो सकता है, बच्चे कर लो, उसमें क्या फर्क पड़ता है, कर लो। तो सर फिर मतलब जैसे कि पॉजिटिव अगर सेंटर में होता है हम्म। तो सर वो नेगेटिव अंदर चला जाता है और पॉजिटिव बाहर आता है। फिर इंडक्शन अलग टाइप से हो जाता है, फिर इंडक्शन उसी हिसाब से हो जाता है। अच्छा, मतलब अगर यहाँ नेगेटिव होता है तो ये ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, शेडेड रीजन में। क्यों नहीं होगी? क्योंकि शेडेड रीजन जो है उसमें कंडक्टर है, मेटल है। यस सर, ओके सर। समझ गए बच्चे? आगे बढ़े। यस सर, यस सर। चलो अच्छा, अब आगे क्या बढ़ते हैं, अब आपको क्वेश्चन देते हैं, तो क्वेश्चन सेशन चालू कर देते हैं। जैसे मैंने कहा था कि थोड़े से क्वेश्चन देने जरूरी हैं,